ये लोकतंत्र विरोधी मीडिया है, जन विरोधी मीडिया है और इसीलिए इसका जो पूरा एजेंडा है वो इस तरह से चल रहा है जिसमें कोई सरोकार के लिए कोई सम्मान नहीं है। अब ये कहना कि मीडिया का सांप्रदायिक चरित्र, बल्कि इसको उलट के कहा जाना चाहिए सांप्रदायिक मीडिया। अब इसमें चरित्र में और दूसरी चीजें बहुत कम हो गई हैं, विशुद्ध रूप से ये सांप्रदायिक रूप अख्तियार कर चुका है। एक तीसरी प्रवृत्ति जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई है, उसने बहुत सारे मीडिया का चरित्र बदला है, मीडिया के चरित्र को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब टेक्निक जो है, आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिदम है, ये सब दरअसल ऐसे साधन हैं जिनसे हमारे आपके दिमाग को हैक किया जा सकता है। कंप्यूटर हैक होते हैं, अकाउंट हैक होते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे दिमागों को हैक किया जाता है। हमारे दिमागों को जितनी चीजें हम अपने बारे में नहीं जानते हैं खुद, उससे ज्यादा एल्गोरिदम के जरिए वो कंपनियां जान जाती हैं। तो ये डाटा, जो बिग डाटा की बात की जाती है, बिग डाटा की वजह से एक दूसरे ही तरह का मीडिया अब आकार लेने जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। हो गया है ऑलरेडी, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। अभी हम फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, अब डीप फेक की बात होने लगी है और उसमें तो क्या फर्जी है और क्या नहीं है, इसमें भी फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी राजनीतिक दल जिनका पूरा कारोबार, जिनकी पूरी राजनीति झूठ पर आधारित होती है, गलत खबरें, फेक खबरें बनाने पर, फैलाने पर होती है, उनके लिए अब और भी ज्यादा सुविधाजनक स्थिति हो रही है। और अगर वो पार्टियां धन से भी मजबूत हो रही हैं और उनके जन समर्थन भी उनका बढ़ता जा रहा है, तो ये एक और बड़ी प्रवृत्ति है, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और ये मीडिया में और भी ज्यादा बड़ा दबाव क्रिएट कर रही है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो मीडिया है, दरअसल अब वो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी में तब्दील हो चुका है। वो अब मीडिया, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये हमारी गलतफहमी है, खुशफहमी है। ये मीडिया कतई चौथा स्तंभ नहीं है, बल्कि ये स्तंभ है कारपोरेट का, और कारपोरेट और सरकार मिलकर जो राजनीति करती उसका है। वो ये लोकतंत्र विरोधी मीडिया है, दरअसल इससे ज्यादा अच्छा होगा। ये लोकतंत्र विरोधी मीडिया है, जन विरोधी मीडिया है और इसीलिए ये जो इसका जो पूरा एजेंडा है वो इस तरह से चल रहा है जिसमें कोई सरोकार के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई किसी तरह की कोई उसकी चिंता नहीं है। सीधे सीधे ये है कि एक सरकार जो उसके लिए आतंक का विषय भी है और धन देने का भी एक स्रोत है, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। और उनमें बैठे लोग सिर्फ यही नहीं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चापलूसी के जरिए बहुत सारी सुविधाएं भी हासिल करना चाहते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखिए, हु कंट्रोल्स द मीडिया, मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं कारपोरेट, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं सरकार, एक खास तरह की राजनीति। और वो जो एजेंडा है, उनका जो एजेंडा है, वही हमें एजेंडा आपके मीडिया में देखने को मिल रहा है, उससे बच नहीं सकता है। अगर हमारे मीडिया घराने तय कर लें कि हम इस तरह के एंकर नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिक भाषा में बात करते हैं, जो पक्षपातपूर्ण होते हैं, तो मीडिया का चरित्र बदल सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे? वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो सरकार को नाराज नहीं करना चाहेंगे और सरकार उनसे ये अपेक्षा रखती है कि अगर उनको बहुत तरह के फायदे दे रही है तो वो अपने मीडिया को उनके हिसाब से ढालेंगे। इसीलिए कहीं कोई परिवर्तन मीडिया में होता दिख नहीं रहा है। अब ये मीडिया बदलने की जो बात है, इसीलिए हमें एक तरह का छलावा है, एक तरह का कहना चाहिए कि हमें
छलावे में रखा जा रहा है कि हम आत्मनियमन के जरिए, सेल्फ रेगुलेशन के जरिए इस मीडिया को चेंज कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया भर में आत्मनियमन फेल हो चुका है और इससे कहीं बात नहीं बन रही है। और जो नियामक बनाने की बात हो रही है वो सरकार बनाना नहीं चाहती, बनाना भी चाहती तो खुद कंट्रोल करना चाहती है। अभी आपने सुना होगा कि सरकार ने जो डिजिटल मीडिया का कंट्रोल है या डिजिटल मीडिया का जो नियमन है वो अपने हाथों में ले लिया है और उसके लिए बाकायदा उसने नियम कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। और अब धीरे धीरे वो, चूंकि ये मीडिया जो है वो उसके हाथ में उस तरह से नहीं है, यहाँ प्रतिरोध हो रहा है और सरकार की जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक नीतियां हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है, सांप्रदायिक जो राजनीति है उसका पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए वो अब इसको कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रही है। तो सांप्रदायिकता का जो सांप्रदायिक चरित्र जो मीडिया का है, वर्तमान चरित्र है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में हम ये जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो यही है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये पूरी दुनिया में जो वातावरण बना है, जो पूरी नस्लवादी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया हो, इन तमाम जगहों पर एक खास तरह की नस्लवादी और एक अंधराष्ट्रवादी राजनीति का जो जोर चल रहा है, उसमें इस तरह की मीडिया की भूमिका, जो मीडिया तो शासक दल के लिए काम करने वाला ही हिस्सा है, ये हमें एक गुमराह करने के लिए बार बार बताया जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है या जनता की आवाज है वगैरह वगैरह, वो नहीं है। तो ये उस सांप्रदायिक वातावरण को ही आगे बढ़ा रहा है। बात यह है कि ये चीजें पहले भी हो रही थी, थोड़ा कम हो रही थी, लेकिन मीडिया का आकार जिस तरह से बढ़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऐड होने की वजह से हो या ढेर सारे न्यूज़ चैनल के आने की वजह से हो, इन सब की वजह से जो इस तरह के कंटेंट का प्रवाह है, बाढ़ है, वो असाधारण रूप से, अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गई है और हम उससे घिरा हुआ पा रहे हैं। हमें उसके अलावा कोई कंटेंट ही दिख नहीं रहा है। अल्टरनेटिव कंटेंट की कमी बहुत हो गई है, उस तक पहुंच बहुत कम है। हम आप तो भले ही पहुंच जाएंगे, लेकिन आम आदमी जो इन चीज़ों को उस गहराई से नहीं समझता है, वो तो वही व्हाट्सएप पर जो कुछ भी मिल रहा है उसी के आधार पर अपनी राय बना रहा है और अपने राजनीतिक और तमाम दूसरे तरह के निर्णय ले रहा है। इसीलिए आप देखते हैं कि हैदराबाद में घनघोर सांप्रदायिक अभियान बीजेपी चलाती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है, शहर का नाम बदलने की बात करती है और जाने क्या क्या करती है। वो विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक अभियान, और उसमें वो असाधारण रूप से सफलता अर्जित कर लेती है और ऐसा कई जगहों पर हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये जो इस राजनीति का आपने देखा होगा कि जिस तरह की सांप्रदायिक अभियान बीजेपी ने हैदराबाद में किया, वो पूरी तरह से आपको मीडिया में भी दिखा, उसको सपोर्ट करने वाला, क्योंकि मीडिया का चरित्र उसी तरह का बन गया है और उसमें तरह तरह के मीडिया में कहाँ से सांप्रदायिकता आ रही है, इसके स्रोतों पर भी बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। हमारे जो वहाँ पर बैठे हुए संपादक गण हैं, उनके विवेक पर हमें संदेह करना चाहिए कि वो किस तरह से कहाँ से अपुष्ट जानकारियों को, चीज़ों को परोसते रहते हैं, इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, वर्तमान की घटनाओं को, उनकी नासमझी बहुत तरह से सामने आती है। वो या तो अनजान बने रहते हैं कि अगर लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है तो इसके सांप्रदायिक मकसद क्या है, सांप्रदायिक एजेंडा क्या है, ध्रुवीकरण की इसके पीछे राजनीति क्या है। ये जो चीज़ें हैं इनका पर्दाफाश नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको डिजिटल मीडिया पर कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म है वहाँ मिल सकता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो जस का तस जो सरकार का एजेंडा है, जो संघ परिवार का एजेंडा है, उसके हिसाब से चीज़ों को परोस रहे हैं। तो ये लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और चूंकि मीडिया अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और ये जब हिटलर
था जर्मनी में, तो उसने भी इसी तरह से किया था। उसने, आप जानते हैं कि गोएबल्स की जो प्रोपेगेंडा मॉडल था वो अद्भुत था, और उसी ने जर्मनों के दिमागों में यहूदियों के प्रति जहर भरा था, यहूदियों के प्रति तमाम तरह के संदेह भरे थे, उनको उनके बारे में नफरत पैदा की थी, और इसीलिए एक पूरा वातावरण बनाया गया था उनके खिलाफ काम करने का। ठीक यही आप इसको रिपीट होते हुए हिंदुस्तान में देखते हैं। आप देखते हैं कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम होता है, और उसको लेकर हमारे चैनल कोरोना जिहाद की बात करने लगते हैं, तबलीगियों को ये उन पर तोहमत लगाने लगते हैं कि वो कोरोना फैलाने के लिए आए हैं, कोरोना फैलाने के लिए निकले हुए हैं। तो एक ये हर आप देखिए कि अल्पसंख्यक समुदाय को शक के घेरे में बनाए रखना, उस पर तरह तरह से आक्रमण करना, उसे पाकिस्तान परस्त बताना, ये देश विरोधी बताना, देश की संस्कृति के खिलाफ बताना, और उनके रीति रिवाजों और तमाम चीज़ों को बिल्कुल इसी ढंग से प्रस्तुत करते रहना। तो ये मीडिया और सरकार, ये संघ परिवार जो भी आप समझ लें, इन दोनों का एक मिला जुला खेल है। अब ये कहना कि मीडिया का सांप्रदायिक चरित्र, बल्कि इसको उलट के कहा जाना चाहिए सांप्रदायिक मीडिया। अब इसमें चरित्र में और दूसरी चीजें बहुत कम हो गई हैं, विशुद्ध रूप से ये सांप्रदायिक रूप अख्तियार कर चुका है। तो मोटे तौर पर मैं यही कहूँगा कि मीडिया को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, जो बिग पिक्चर है उसमें समझना चाहिए। उसमें राजनीति भी आ जाती है, सामाजिक परिवर्तन भी आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी है, सोशल मीडिया आ जाता है, आर्थिक नीतियां आ जाती हैं जिन्होंने मीडिया के कॉर्पोरेटाइजेशन की एक भूमिका लिखी और अब उसको बढ़ा दिया है। तो ये कॉर्पोरेट की जो भूमिका है पूरे समाज में, उसको भी इससे जोड़कर देखना चाहिए, और मीडिया के अंदर की जो सामाजिक संरचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो एकदम से चारित्रिक परिवर्तन हमने देखा है, ये इसी वजह से हुआ है कि मीडिया में विभिन्न तबकों की का नुमाइंदगी बहुत कम है। आपको अल्पसंख्यक कम मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, पिछड़ों की संख्या बहुत कम रहेगी। तो जब ये बहुलतावादी चरित्र नहीं रहेगा मीडिया का, मीडिया की सामाजिक संरचना बहुलतावादी नहीं होगी, तो हमें एक खास तरह के, एक खास समुदाय की सोच समझ के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनके हिसाब से वो सामग्री बनेगी और हमें प्रस्तुत की जाएगी। तो ये मोटे तौर पर ये मेरी बात है, और मुझे लगता है कि हमें ये थोड़ा सा अध्ययन इस बात का करने की ज़रूरत है कि जो इसके सांप्रदायिक चरित्र में जो समाज की एक निगेटिविटी है, समाज में प्रतिरोध नहीं है, या प्रतिरोध को जगह नहीं मिल पा रही है, या जगह उसे कैसे मिले, इस पर जरा हमें और भी गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस हिंदुत्ववादी राजनीति का तोड़, हिंदुत्ववादी एजेंडा के साथ जो मीडिया चल रहा है उसका तोड़ क्या हो सकता है। क्या ये जब तक राजनीति रहेगी तब तक मीडिया का चरित्र भी यही रहेगा, इस खास तरह की राजनीति के रहते हुए उसमें किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, या कोई बड़ा आर्थिक परिवर्तन होगा जिसकी वजह से मीडिया को भी बदलना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो जिन पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तो किसी को कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि सोशल मीडिया, या अभी सोशल मीडिया पर जब कब्जा और बढ़ेगा तो हमारी चिंताएं और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी हम जो बोल पा रहे हैं, जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, शायद कुछ समय बाद ये संभव ना हो। आप जानते ही हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मियों को धमकाया जा रहा है और उनको विभिन्न मामलों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। विनोद दुआ का उदाहरण आप जानते ही हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे समाज में विरोध बढ़ता है, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से सरकार परेशान है, तो हो सकता है कि वो उन मीडिया संस्थानों पर और शिकंजा कसने की कोशिश करे जो
किसान आंदोलन के पक्ष में बातें कर रहे हैं या सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं या वो सही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए दूसरे उपाय भी किए जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस मेरी चर्चा को सुना होगा ध्यानपूर्वक। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा और बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं बात बेबात का कि उसने मुझे ये मौका दिया इस अपने विचार रखने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। और अगर संभव हुआ तो भविष्य में कभी आप दर्शकों के साथ आमने सामने बैठकर भी इस मुद्दे पर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।